Hello students, welcome back to my fifth lecture. In this lecture, we will deal judgment based on suit of eviction and damages. So let's start this lecture. So let's read the question. प्लेंटिफ का केस क्या है? प्लेंटिफ कहता है कि वो एक ओनर है सूट हाउस का, विलेज शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट जयपुर में उसकी एक प्रॉपर्टी है. वहाँ पे डिफेंडेंट को एज अ टेनेंट उसने रख रखा है ऑन अ मंथली रेंट ऑफ ₹500. अब यहाँ पे डिफेंडेंट क्या कर रहा है, वो उसका डिनाइल ऑफ टाइटल कर रहा है. द डिफेंडेंट इज टॉकिंग एडवर्स टू द टाइटल ऑफ द प्लेंटिफ. अब ऐसी सिचुएशन में अब प्लेंटिफ को ऐसा डिफेंडेंट रखना ही नहीं है एज ही टेनेंट. वो ये कहता है कि मुझे डिनाइल ऑफ टाइटल के ग्राउंड पे मुझे इस टेनेंट को एविक्ट करना है. उसने इसे टेनेंट को वेकेट करने के लिए नोटिस भी इशू किया 106 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से. उसके बावजूद डिफेंडेंट ने सूट हाउस वेकेट नहीं किया. अब नाउ प्लेंटिफ एक प्रेजेंट सूट लेके आया है एविक्शन एंड डैमेजेस का अगेंस्ट डिफेंडेंट बी ऑन 10 दिसंबर 2016. सो अगर इसमें इशू ऑफ फैक्ट देखें तो सबसे पहली बात ही ये आती है कि डिनाइल ऑफ टाइटल की बात हुई है और 106 की कंप्लाइंस हुई है. ये इशू ऑफ फैक्ट है. अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट मैटर पे नहीं दिमाग लगाना है. सूट फॉर एविक्शन एंड डैमेजेस का है तो इट्स ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन द क्वेश्चन. सो हमें सब्जेक्ट मैटर पता है, हमें सिर्फ इशू ऑफ फैक्ट्स निकालना है और इशू ऑफ लॉ ऑलरेडी इसमें दे रखे हैं. इसके बेसिस पे अब हम देखते हैं डिफेंडेंट का केस. सो रिटन स्टेटमेंट्स के हिसाब से डिफेंडेंट का कहना ये है कि मैं फैक्टम ऑफ टेनेंसी को तो एडमिट करता हूँ, लेकिन मैं बाकी जो ग्राउंड्स है जो उससे प्लेंटिफ ने लिए हैं उन सबको डिनाइल करता हूँ इस बात पे कि जो प्लेंटिफ का सन है उसने मेरे साथ एक अग्रीमेंट टू सेल किया था इसी प्रॉपर्टी का और मैंने 80,000 में ये अग्रीमेंट टू सेल वाला एक्सिक्यूट भी किया और जिसमें से 60,000 मैं ऑलरेडी प्लेंटिफ के सन को दे चुका हूँ. और आफ्टर एक्सिक्यूशन ऑफ अग्रीमेंट ऑफ सेल मैं अब इस प्रॉपर्टी का हकदार हूँ. मेरे को ये प्रॉपर्टी पजेस्ट करने का पूरा राइट है इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज ओनर. और वो कहता है कि मैं प्रोस्पेक्टिव परचेजर हूँ और ना ही कि कोई टेनेंट हूँ. ये चीज़ है. तो अब जैसे अगर हम एनालाइज करें अफर्मेशन प्लस डिनाइल के रूल पे और मटेरियल प्रपोजिशन को देखते हुए हम देखें तो हमारे इश्यूज क्या बनते हैं. सबसे पहले कि एविक्शन का ग्राउंड है या नहीं है. दूसरा प्रोस्पेक्टिव परचेस है वो है या नहीं है. तीसरा क्या प्लेंटिफ को डैमेजेस मिलने चाहिए. ये 3 ग्राउंड्स मोटे मोटे बनते हैं इसके. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेट्स स्विच टू द मॉडल आंसर. सो पहला पेज जो मॉडल आंसर का वो यही होता है, फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं. सबसे पहले कोर्ट का नाम, तो यहाँ पे इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज भी लिखा जा सकता है और इन द कोर्ट ऑफ जूनियर सिविल जज, क्योंकि पेक्यूनरी जुरिडिक्शन के हिसाब से 2 लाख के नीचे का मैटर है. देन वही ओरिजिन सिविल सूट नंबर. यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर जो है वो ऑलरेडी दे रखा है तो उसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो पहला जो हमारा है प्रेजेंट सूट जो है ये इंस्टीट्यूटेड हुआ है बाय द प्लेंटिफ अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर द सूट ऑफ एविक्शन अंडर सेक्शन 111 का क्लॉज H ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. ये हमें मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि जब हम कोई अगर हम कोई एविक्शन की बात करते हैं तो रेंट कंट्रोल एक्ट में भी होता है एविक्शन, SRA के हिसाब से भी होता है एविक्शन. तो कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमेशा सूट ऑफ एविक्शन के केसेस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके
सीपीसी में ही दे रखा है या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, हर एक्ट में एविक्शन का प्रोविजन हो सकता है. सो वी हैव टू कीप इन माइंड द एप्लीकेशन ऑफ लॉ हेयर. ठीक है. आफ्टर देन इसके बाद हम वही प्लेंटिफ का ब्रीफ जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम अब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको रीड कर लें. और लास्ट की वो जो 3 लाइन है, सेट लैंग्वेज जो है, therefore the plaintiff has filed the present suit which is within the jurisdiction of this court and has been filed within the limitation period and proper court fee has also been paid. इसको आप रट ले. इससे तो हमें हर ब्रीफ के बाद लिखना ही होता है, क्योंकि ये एक सेट लैंग्वेज का पार्ट है जजमेंट राइटिंग का. बट जैसे मैंने आपको बताया, जब कोई सब्जेक्ट मैटर में अगर आप सेक्शन मेंशन नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्ट होने की चांसेस बढ़ती है. इसलिए मैंने आपको ये क्लियर करा कि सूट ऑफ एविक्शन लिख के ना छोड़े, आप पूरा लिखे कि कौन से सेक्शन में दे रखा है और कौन सा एक्ट इस पे गवर्न करता है. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. सो पॉइंट 3 क्या कहता है, डिफेंडेंट के रिटन स्टेटमेंट्स के राउंड्स के बारे में लिखता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और 4th पॉइंट जो है वो क्या है, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के बेसिस पे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की 4 लाइनें जो हम हमेशा हर जजमेंट राइटिंग में लिखते हैं वो है. और ये कहाँ पे, आपको रिमाइंडर के लिए भी मैंने बता देती हूँ कि ये कहाँ पे दे रखा है. ये सेट लैंग्वेज का पार्ट ऑर्डर 14 रूल 1 का सब क्लॉज 5 सीपीसी में दे रखा है. ये आपको ऑलरेडी पता है. चलिए हम नेक्स्ट पे स्विच करते हैं. नाउ यहाँ पे हमारे 3 फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हुई है. पहली, वेदर द डिपेंडेंट इज लायबल टू बी एविक्टेड फ्रॉम द सूट हाउस. इसका ओनर्स ऑफ प्रूफ किस पे है, प्लेंटिफ पे. सेकेंड हमारा फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज बनता है यहाँ पे, वेदर द डिपेंडेंट इज इन द पोजेशन ऑफ द सूट हाउस एज प्रोस्पेक्टिव परचेसर on the basis of agreement of sale dated 15/7/2015 executed by plaintiff's son. यहाँ पे owners of proof defendant पे है. And lastly, whether plaintiff is entitled for the damages as claimed by him in present factual matters. तो ये किस पे है, ये owners of proof यहाँ पे plaintiff पे है. So and lastly we all know relief and cost. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट्स को देखने के बाद ही फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के हमने ऑलरेडी की पॉइंट्स ले लिए थे. तो यहाँ पे मैं 1 और 2 को जो इश्यूज है उनको मैं साथ में ले रही हूँ. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एविडेंसेस होंगे इशू नंबर 1 और 2 के वो कॉमन है और रिपीटेशन ना हो और दोनों इश्यूज एक साथ डिस्कस हो जाए और डिसाइडेड हो जाए, इसलिए. सो एज यू कैन रीड दिस, आपने देखा कि 6 पॉइंट में मैंने ये क्लियर भी किया है कि एविडेंस जो है वो साथ में लिए जा रहे हैं. यहाँ एडमिटेड फैक्ट जो है ये कि डिफेंडेंट टेनेंसी में था और यहाँ पे प्लेंटिफ ने इसको प्रूफ कैसे किया, अपने रेंट नोट से, जो उसने एग्जिबिट 1 की तरह किया है. अब जो यहाँ पे एविडेंस जो लिया है प्लेंटिफ ने वो अनरिबिटेड था और प्लेंटिफ हैज़ प्रूफ दैट द टेनेंसी ऑफ द डिफेंडेंट वाज टर्मिनेटेड. उसने ये प्रूफ भी किया. कैसे? उसने अपना एक लीगल नोटिस दिया था और उसे उसने एग्जिबिट किया 2 में. और जैसे वो लीगल नोटिस रिसीव्ड हुआ था उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को उसने एग्जिबिट 3 की तरह पेश किया. अब यहाँ पे हमें पता है कि डिफेंडेंट ने खाली नहीं किया था मकान इवन आफ्टर रिसीविंग द नोटिस टू क्विट. तो यहाँ पे अब प्लेंटिफ के पास कोई ऑल्टरनेटिव रेमेडी नहीं थी, इसलिए फिर अल्टीमेटली वो क्या लेके आया, सूट फॉर हिज एविक्शन एंड डैमेजेस. ये हमने लिखा. आफ्टर देन डिफेंडेंट्स के अगर फेवर में बात की जाए, ये प्लेंटिफ की स्टेज के एविडेंस क्लियर होने के बाद अब डिफेंडेंट की स्टेज के जो एविडेंसेस है वो ये है. उसने कहा था कि प्लेंटिफ का जो बेटा है उसके साथ मेरा अग्रीमेंट ऑफ सेल हुआ था.
80,000 का, और वो जो अग्रीमेंट ऑफ सेल की जो कॉपी है उसने वो एग्जिबिट A1 की तरह प्रूव कर दी, प्रेजेंट करी। उसके बाद जो डायरी थी जिसमें पेमेंट्स लिखे थे 60,000 के जो कि रिसीव्ड हुए हैं उसके बेटे से, वो उसे एग्जिबिट किया एज अ एग्जिबिट A2। अब दोनों के एविडेंसेस मिलने के बाद अब हम एप्लीकेशन ऑफ लॉ पे आते हैं। तो 7th पॉइंट में सबसे पहले हम ये देखते हैं सेक्शन 6 कहता क्या है। तो सेक्शन 6 की अगर बात करें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की, तो वो क्लियरली इस कॉन्सेप्ट पे डील करता है, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। सो इसमें क्या ट्रांसफर्ड हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, इसके बारे में डिस्कशन है नाउ। सो एज अ जनरल रूल देखा जाए तो प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी आर ऑल ट्रांसफरेबल, और जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी है वो भी किस पे बेस्ड है, एक मैक्सिम पे, एलिशन रे प्रिफर्टर ज्यूरी एसिरिट सैंडी, जिसका मतलब अगर देखा जाए तो क्या है, लॉ फेवर्स एलिनेशन टू एक्यूमुलेशन। लेकिन अगर हम सेक्शन 6 की लैंग्वेज को देखें तो उसमें ये भी दे रखा है कि हाँ, हर प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल ज़रूर है, बट इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्टिव टू सर्टेन एक्सेप्शन, जो कि इस एक्ट में प्रोवाइडेड है या फिर कोई अदर लॉ में भी प्रोवाइडेड हो सकती है, जिसमें से सबसेक्शन A ऑफ सेक्शन 6 कहता है ट्रांसफर ऑफ स्पेस सक्सेशन, जो कि इसका ही एक एक्सेप्शन है, और हमारे प्रेजेंट केस से वो क्लियरली हमारे इसमें फॉल होता है। तो प्रेजेंट केस के हिसाब से अगर देखें तो हेयर एपरेंट जो है यहाँ पे, सन कौन है, प्लेंटिफ का हेयर एपरेंट है, और अपनी प्लेंटिफ के यानी अपने फादर की लाइफ टाइम में उसका कोई लीगल टाइटल नहीं बनता है सूट प्रॉपर्टी पे। तो कल को अगर वो कोई अग्रीमेंट करता भी है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हिज फादर, तो वो वॉइड कहलाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो अग्रीमेंट टू सेल हुआ था डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के बेटे के बीच में, उसको हमने वॉइड डिक्लेयर करा थ्रू आर एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 के हिसाब से, A के हिसाब से। सो यहाँ पे डिफेंडेंट को कोई बेनिफिट नहीं दिया गया और अब एविक्शन उसका प्रॉपर माना गया, इसलिए अब देखते हैं प्लेंटिफ के लिए क्या फाइंडिंग दी गई है। सो द एप्लीकेशन ऑफ लॉ के बेसिस पे देखा जाए तो प्लेंटिफ हैज सक्सीडेड द केस। उसका ये कहना बिल्कुल सही था कि डिफेंडेंट सिर्फ उसका टेनेंट है यहाँ पे, और उसका कोई अग्रीमेंट टू सेल जो उसने किया था अपने बेटे के साथ, उसके बेटे के साथ, वो नहीं माना जाएगा कोर्ट का। और अगर एज पर सेक्शन 111H की रिक्वायरमेंट देखे तो द मोमेंट नोटिस टू क्विट फर्निश हो जाता है टेनेंट को, उसके एक्सपायरी पे उस नोटिस के वो टेनेंसी डिटरमिनेट मानी जाती है। और प्रोविजन ऑफ 106 भी ये स्पेसिफिकली कहता है कि देयर इज अ वैलिड टर्मिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लेसर एंड लेसी बिफोर द लेसर्स यूज फॉर पोजेशन। तो यहाँ पे दोनों के 111H एंड सेक्शन 106 ऑफ TPA की प्रॉपर कंप्लाइंस हुई है इस केस में, और यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि डिफेंडेंट एक प्रोस्पेक्टिव परचेजर है। कॉन्सिक्वेंटली कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि जो इशू नंबर 1 है वो प्लेंटिफ के फेवर में डिसाइड हुआ है और इशू नंबर 2 इज अगेंस्ट द डिफेंडेंट। सो ये एक फाइंडिंग हुई है इशू नंबर 1 एंड 2 की। नाउ वी विल स्विच टू इशू नंबर 3। सो अगर इशू नंबर 3 को देखें तो क्या प्लेंटिफ को डैमेजेस मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, इस पे डील करता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि द मोमेंट नोटिस टू क्विट एक्सपायर होता है उसी दिन से टेनेंट एक तरह से उस प्रॉपर्टी पे इलीगली पोजेस्ड कर रहा है, और एज पर सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 12 ऑफ CPC पर्सन इलीगल पोजेशन में होता है और उसे मींस प्रॉफिट देने पड़ते हैं। वो प्रॉफिट
जो कि वो अर्न कर रहा है, या फिर वो जो इट मे माइट अर्न विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस। तो इस प्रेजेंट केस में एक्सपायरी होते ही, 15 दिन की एक्सपायरी होते ही नोटिस की, वो एक तरह से ही बिकम्स अ इलीगल पोजेसर, और यहाँ पे डिफेंडेंट इज लाइबल टू पे मीन्स प्रॉफिट एज डैमेजेस टू द प्लेंटिफ। कब तक? जब तक कि वो उसे अपना उसका पोजेशन उसको हैंड ओवर ना कर दे। तो कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे भी कोर्ट की फाइंडिंग किसके फेवर में दी गई है? प्लेंटिफ के फेवर में दी गई है। लास्टली, कोर्ट आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल द इश्यूज, कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी है, द सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज डिक्रिएबल विद द कॉस्ट ऑफ द सूट। और यहाँ पे कोर्ट ने क्या ग्रांट्स की है रिलीफ, वो 1, 2, 3 में दे रखी है। पहला कि उसे ऑर्डर डिक्रीड किया गया है कि उस डिफेंडेंट को विकेट करना होगा प्रॉपर्टी को आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, और ऑल्सो 500 पर मंथ एज डैमेजेस उसे देने होंगे टिल द हैंडलिंग ओवर ऑफ वेकेंट पोजेशन। एंड सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट इट्स सेम एज जो कि एक प्रिस्क्राइब लैंग्वेज होती है जजमेंट राइटिंग की, वो है डिग्री टू बी ड्रॉन अकॉर्डिंगली, जजमेंट इज स्टेटेड, साइन एंड प्रोनाउंस इन द ओपन कोर्ट, एंड लास्ट में साइन एंड सील ऑफ द कोर्ट और नेम ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये हमारा पूरा जजमेंट कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, आज आपने नोटिस किया होगा कि आज मैंने जो ये सैम्पल फॉर्मेट जो लिया है उसमें डैमेजेस और सूट फॉर एविक्शन 2 चीज़ें आपको बताई है। ये मेरे प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस के थ्रू मैंने ये एक सैम्पल जजमेंट लिया है, और ऐसे ही मैं एक और जजमेंट्स ऐसे ही शेयर करूँगी। उसके बाद फिर हम ऑर्डर्स पे आएंगे। फिर ऑर्डर्स के बाद मैं आपको बाकायदा एक लेक्चर प्रीवियस ईयर पेपर्स का डिस्कशन का करूँगी, और उसके बाद सर्टिफाइड कॉपीज़ जो है वो मैं आपको दूंगी, और फिर उसके बाद आपकी ये पूरी जो जजमेंट राइटिंग का जो लेक्चर्स है वो कंप्लीट माने जाएंगे मेरी तरफ से। सो स्टूडेंट्स, आज एक तरह से ये सेकंड लास्ट जजमेंट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लास्ट जजमेंट दिखाऊंगी सैम्पल फॉर्मेट का। उसके बाद फिर मैं एक क्लास लूँगी जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर डिस्कशन होगा, और इससे अब मेरे को लगता है कि मैंने आपको इतना तो फेयर इनफ रेशियो दे दिया है जिससे आप एक क्राइटेरिया बना पाए कि जजमेंट लिखते कैसे हैं। सो स्टूडेंट्स, अब जजमेंट के बाद जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स होते हैं, तो हम अब ऑर्डर्स पे फोकस भी करना चाहती हूँ, क्योंकि एग्जामिनर ने प्रीवियस ईयर पेपर्स में ऑर्डर राइटिंग भी पूछी है कई बार, तो मुझे उस पर भी डिस्कस करना ज़रूरी है। एंड आई एम श्योर इनफ कि आप लोग अब जजमेंट राइटिंग सिविल की जो है उसमें ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि ये क्रिमिनल के कंपैरेटिवली सिविल इट्स क्वाइट ईजी। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम, एंड जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।